फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स में क्लियर करा के दूंगा और इस चैप्टर पे एक ग्रिप ला के दूंगा। बराबर, अगर इस चैप्टर पे आपका कंट्रोल है दोस्तों, तो आप लोगों को मैक्सिमम 12 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि विद ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए है, नहीं तो मिनिमम 8 मार्क्स तो है ही है। इसीलिए पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप लेक्चर स्टार्ट करते हो तो एंड तक बने रहिए, आपको बहुत सारे नए नए ट्रिक्स या बातें समझने को मिलेगी करके। ठीक है सर, बिना समय गवाए सबसे पहला पॉइंट हम कवर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें पहले तो मीनिंग और बात करते हैं डेफिनेशन की। बहुत सारे बच्चे मीनिंग और डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं और बाकी के चीजें ही पढ़ते हैं। दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। 3 घंटे में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चेकर को दिखाना है कि भाई हम सच में अच्छा पढ़ के आए हुए हैं, राइट। क्योंकि चेकर आपको पर्सनली नहीं जानता कि साल भर पढ़ा था कि एंड मोमेंट पे पढ़ा है। आपका प्रेजेंटेशन ही आपके बारे में बहुत सारी बातें बताएगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आए तो मीनिंग तो लिख के ही आना, बताऊंगा आगे कि कैसे करना है। पहले समझ लेते हैं क्या डिफिकल्ट है कि इजी है। यस सर, व्हाट मीनिंग क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस और अदर फैक्टर। कि प्राइस और अदर फैक्टर को चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, बराबर, कि कितने परसेंटेज से आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस या अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। क्या सर? अंडरलाइन कर दीजिएगा वर्ड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एक डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल का, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इसे, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, इस डेफिनेशन में डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप दिया है। अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो आज समझिए, यह डेफिनेशन आपका लर्न हो जाएगा। क्या कहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड विच इज रेज मच और लिटल। क्या बोला है? डिमांड बढ़ेगा, डिमांडेड विच इज रेज मच और लिटल, ज्यादा बढ़ सकता है या कम बढ़ सकता है। डेफिनेशन मेरे साथ करो दोस्तों। किसका? प्रोफेसर मार्शल का। डेफिनेशन हो ही जाना चाहिए। आप 2-3 बार लगता है तो ये पीछे लेके लेक्चर वापस देख लेना। क्या था सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच इज रेज मच और लिटल। डिमांड बढ़ेगा, मच बहुत ज्यादा या कम। क्या सर? फॉर गिवन फॉल इन प्राइस, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एंड एग्जैक्ट उसका अपोजिट क्या है? एंड कॉन्ट्री डिमांडेड फॉल्स, डिमांड गिरेगा, मच और लिटल, ज्यादा या कम, फॉर गिवन रेज इन प्राइस। समझा? डिमांड बढ़ा, फॉल इन प्राइस, डिमांड गिरा, रेज इन प्राइस। तो इतना ही डेफिनेशन था, खत्म हो गया। मालिक, इस पे हम जनरली पढ़ते नहीं, मैंने एक बार ये चीज पे आपको लेकर आया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और यहां पे आपके सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे। आपके एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर पाओगे, डिस्टिंग्विश के आंसर भी दे पाओगे, अग्री डिसएग्री भी कर पाओगे। ध्यान से सुन लेना सर। एक क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा बार मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां पे लिखना क्या? इनकम, क्रॉस और प्राइस। अगर आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो 5 लिखना है। चलो एक आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। मुझे बताओ फाइंड ऑड वर्ड। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा प्राइस इलास्टिसिटी, तीसरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और चौथा क्रॉस इलास्टिसिटी। ऑड वर्ड कौन होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वाई सर? बिकॉज वो जो 3 है, इनकम, क्रॉस और क्या प्राइस, ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के डिमांड है। और परफेक्टली इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी का एक टाइप है। समझा क्या? जिसको नहीं समझा वापस एक बार लेक्चर सुने। मालिक, क्या कि आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 ही आएंगे, एक इनकम, एक क्रॉस और एक प्राइस। दैट्स इट, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कंफ्यूजन मत करना करके। और ये क्वेश्चन बैंक में भी आई थिंक सो क्वेश्चन है। यस सर, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस चैप्टर में, अपने हिसाब से मत लिख के आना, समझने के लिए तो ठीक है क्या। और ये सेम एक बार पढ़ लिया ना, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हर इसमें रिपीट होते जाएगा। Pay attention. Income elasticity refers to degree of responsiveness of change in quantity demanded. किसमें चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड में। to change in its income only. क्यों? क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है मालिक। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं यहां पे आपको फटाफट भी बोल सकता था कि इनकम की वजह से होने वाले चेंज को इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्राइस की वजह से होने वाले चेंज को प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, और प्रोडक्ट ए का डिमांड चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बी का प्राइस चेंज हो रहा है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। बट लेक्चर देखते वक्त एग्जाम के 2 घंटे पहले
पहले भी देखा, आपको एज इट इज लिखते आना चाहिए और मार्क्स भी मिलना चाहिए, इस हिसाब से मैं लेक्चर बना रहा हूं। तो सारी चीजें ध्यान से पढ़ो और सुनो भी। ओके सर, क्या ये समझ गया? क्या लैंग्वेज बोलो, द डिग्री ऑफ व्हाट, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन व्हाट, इनकम ओनली, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला लिख के आना है, बट ऑब्वियस ऊपर लिखोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट, परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। रिजल्ट आप सीए फाउंडेशन में भी ये काम में आएगा और 12वीं में भी काम में आएगा। मालिक, नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या रहता है? पॉजिटिव। अगर आपका नॉर्मल गुड्स से इनकम बढ़ा तो आप ज्यादा ही डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगा? नेगेटिव। मतलब सर चीप क्वालिटी, वो लोगों का अगर इनकम बढ़ा तो चीप क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदेंगे, वो अच्छा क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा। समझ में आ रहा है? गिफन गुड्स, वो एग्जांपल याद आ रहा है क्या आपको? अगर इनकम बढ़ता है, वो तो रियल इनकम था लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, याद रहे, इसीलिए थोड़ा दिमाग में जाए। तो सर चीप गुड्स का और डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नेगेटिव। लॉजिक याद रखो करके। ओके, नेसेसिटी गुड्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो। यहां पे रहेगा जीरो इलास्टिसिटी। सर समझो क्या था, आपको इनकम इलास्टिसिटी में 3 बातें आएगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स नेगेटिव, इन केस ऑफ नेसेसिटी क्या? जीरो। समझ में आ रहा है? सर आज रेमडेसिविर का जिस हिसाब से राइट सप्लाई कम हो चुका है, बराबर, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिनको लग रहा है तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को जरूरत है ही नहीं, कितना भी इनकम हो उनके पास या कम हो, अगर जरूरत है ही नहीं या फिर नेसेसिटी जितना जरूरत है उतना ही लेंगे, ज्यादा तो लेंगे नहीं करके। दैट्स व्हाई नेसेसिटी केस में इनकम इलास्टिसिटी जीरो होता है, याद रखो। मालिक एक बार वापस रिवाइज करते, चलो फटाफट, सबका ध्यान होना चाहिए, सब चीजें एक तरफ। मुझे बताओ इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या? सिर्फ इनकम की चेंज होने की वजह से जो रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड में आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। खत्म सर। फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तीसरा पॉइंट, रिजल्ट बताओ। नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स नेगेटिव और नेसेसिटी गुड्स जीरो। यस सर। आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी पे। क्रॉस इलास्टिसिटी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। इट रेफर्स टू, देखो वापस लैंग्वेज, इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोला? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सर एक कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज दूसरे कमोडिटी का क्या हुआ? प्राइस चेंज हुआ। फॉर्मूला से आपको समझेगा। और यहां पे जनरली सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है। चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। आई रिपीट, चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट ना। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कार का डिमांड कम हो गया। समझ में आ रहा है? किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी वाले। फॉर्मूला लिखोगे दूसरा क्या सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। बोलो मेरे साथ एवरीबॉडी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट? प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। तीसरा सर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रहता है? पॉजिटिव। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव, नॉन रिलेटेड गुड्स में जीरो। मतलब सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, पॉजिटिव। पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री में, समझो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार का डिमांड कम हो रहा है, नेगेटिव। और अनरिलेटेड गुड्स, सर वहां पे लकड़ी का प्राइस बढ़ गया, कार और पेट्रोल का फर्क पड़ रहा है, तो अनरिलेटेड गुड्स मतलब जिसका इंपैक्ट ही होने वाला, जीरो सर। मालिक खत्म। चलो एवरीबॉडी क्रॉस इलास्टिसिटी बताओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रहेगा? पॉजिटिव। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव। अच्छा सर। नॉन रिलेटेड गुड्स जीरो, नॉन रिलेटेड संबंधित नहीं, जीरो। सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव। एवरीवन चलो चलिए, ये बात हो गई क्या? मुझे एक बात रिवाइज करानी है। इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मल गुड्स क्या रहेगा? पॉजिटिव, इंफीरियर नेगेटिव, उसके बाद नेसेसरी जीरो। यस सर। चलो प्राइस इलास्टिसिटी सिंपल है। इट रेफर्स टू, अगेन लैंग्वेज देखो लिखना है आपको, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसके रिस्पॉन्स में? टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। उस कमोडिटी का जितना परसेंटेज प्रोपोर्शनेट डिमांड चेंज हो रहा है किसके इसमें रिस्पॉन्स में? प्राइस के रिस्पॉन्स में। ओके मालिक, चैप्टर का एक मेन हिस्सा हमने खत्म कर दिया।
अब आते हैं दूसरे भाग पे जो बहुत ही सिंपल है और अब तक बहुत बार मैंने आपको कराया हुआ है, लेकिन एटस्ट्रेच एग्जाम जैसे आपका एक पेपर हुआ, आपने इस लेक्चर को देखना चालू किया, आपको एक फील आ जाना चाहिए कि 12 में से 12 मार्क्स हमारे ही है। ओके सर, चलो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं वैसे लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। सर पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या होता है, मीनिंग लिखो अच्छे से, पहले ऊपर लिखो मीनिंग और बाद में लाइन एक्सप्लेन करना। स्लाइड्स और जीरो चेंज इन व्हाट प्राइस ब्रिंग अबाउट द इंफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। सर एकदम थोड़ा या जीरो चेंज है प्राइस में, लेकिन डिमांड में कैसा चेंज हो रहा है, इंफिनिटी चेंज हो रहा है मालिक। इसी देखो फॉर एग्जांपल, ऐसे लिखना भी एग्जांपल एग्जाम में, 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इंफिनिट रेज इन डिमांड। सर 10% का प्राइस चेंज हुआ और इंफिनिट, ये वर्ड एकदम इंपॉर्टेंट है कि डिमांड कहां का कहां बढ़ गया। एंड लास्ट में सर पहले कर्व पे जाते हैं, फिर ये पॉइंट समझेंगे। वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस पे लिखो प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, ये बहुत जरूरी है। प्राइस में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन डिमांड देखो कैसे चला गया, इंफिनिटी, मतलब सीधा का सीधा एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बना है वो, तो इसीलिए स्लोप क्या है कर्व का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू विच एक्सिस, देखो तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। कौन से एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। तो आपने और बाद में आप ये लिख सकते हो ईडी इज इक्वल टू व्हाट, इंफिनिटी। कैसे, ईडी का साइन क्या है, इंफिनिटी। ये 4 पॉइंट लिखे, इतना कर्व बनाया तो 2 में से 2 मार्क्स आपको पूरे है। कैसे लिखना है आंसर, सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड स्लाइड्स और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग अबाउट द इंफिनिट चेंज इन व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ओके सर, दूसरा पॉइंट 10% फॉल इन प्राइस, एग्जांपल लिखो इंफिनिट चेंज इन डिमांड। तीसरा पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करो, वाई एक्सिस एक्स, वाई पे प्राइस, एक्स पे क्वांटिटी डिमांड, और कैसे जाएगा सर, हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि इंफिनिट चेंज हो गया है। परफेक्टली इलास्टिक खत्म किया। और एक पॉइंट लिख सकते हो, थ्योरेटिकल है, क्या है, थ्योरेटिकल है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो करके। ओके, बी पॉइंट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है सर, चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। सर कितना भी प्राइस चेंज हो उसका क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट होता है क्या मालिक, नहीं होता। आई रिपीट, चलो मीनिंग मेरे साथ बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड चेंज इन प्राइस ब्रिंग व्हाट, इफेक्ट या नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. सर ध्यान दो, यहाँ पे 20% प्राइस कम हुई क्या और 20% प्राइस बढ़ी क्या। कर्व की तरफ देखो, ग्राफ की तरफ देखो, प्राइस बढ़ने के से कम होने से उसका डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, डिमांड एक कांस्टेंट रह रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या हुआ, वर्टिकल शेप हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। डिमांड कर्व का पैरेलल कौन से एक्सिस को है मालिक, वाई एक्सिस को, इसलिए कर्व का स्लोप देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। ये रहा आपका ग्राफ, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ा 20% से, प्राइस कम हुआ 20% से, डिमांड कुछ भी नहीं हिला, स्ट्रेट लाइन बन गया, समझ में आया। और ईडी क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू 0। एवरीवन यस और नो, क्या 2 टाइप्स खत्म हो गए क्या, यस मालिक। यूनिटरी, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही प्रोपोर्शनेट में क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है मालिक। देखो चेंज इन प्राइस ब्रिंग प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब सर एग्जांपल भी लिखना कि 50% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू 50% रेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिर्फ लिखते वक्त रिलेशनशिप याद रखना कि उन्होंने क्या कहा, 50% फॉल इन प्राइस, 50% प्राइस गिरेगा तो डिमांड 50% बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या, 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू 50% रेज इन व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या, यस सर। आ जाओ ग्राफ पे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, हर इसमें आपको निकालना ही निकालना है ग्राफ। वाई पे प्राइस, एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड। ओके सर, सॉर्टेड। पहले नॉर्मल ये थी आपका कर्व, ये था 50% से क्या हुआ, प्राइस गिरा, और 50% से इस साइड क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। और मालिक ये जो कर्व निकला इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है। आई रिपीट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड का कर्व का शेप क्या है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहां पे ईडी क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी में ईडी क्या रहेगा, ईडी इज इक्वल टू 1। कर्व ड्रॉ करो मालिक, एकदम सिंपल और सॉर्टेड है, समझ रहा है क्या, यस सर। चलो आगे जाते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी हो गया, परफेक्टली इलास्टिक हो गया,
परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में देखते हैं कि सर चेंज इन प्राइस ब्रिंग मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लैंग्वेज नहीं समझा, एग्जांपल लिखो। वहां पे लिखने का अगर 25% का प्राइस फॉल हो गया, 25% का प्राइस गिर गया कमोडिटी का, वो लीड्स करता है कितने परसेंट डिमांड बढ़ने को, 50% डिमांड बढ़ गया। तो देखो जितने प्रोपोर्शनेट से प्राइस कम हुआ उससे कई गुना ज्यादा प्रोपोर्शनेट से डिमांड चेंज हुआ। समझा कि 25% फॉल इन प्राइस, 50% रेज इन डिमांड। तो मालिक ये कर्व को ऑब्जर्व करो, वापस एक बार शांति से बोर्ड पे देखो। मालिक ये नॉर्मल कर्व था मेरा, फिर क्या हुआ, 25% क्या हो गया, प्राइस कम हो गया और डिमांड कितना बढ़ गया सर, 50%। यहां पे दिख रहा है 25 और 50, तो देखो गैप भी ज्यादा है। ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया इसका शेप क्या है, फ्लैटर स्लोप। स्लोप क्या है, फ्लैटर स्लोप। सर मालिक किसमें, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कर्व का स्लोप क्या है, फ्लैटर, और ईडी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। 4 पॉइंट हो गए। आपको अगर 8 मार्क्स का सवाल आता है, ये लेक्चर अगर आप देख के जा रहे हो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए मालिक। ओके, क्योंकि आप इससे ही प्रेजेंट करना, पॉइंट एक्सप्लेन करना, ग्राफ लिखना, दैट्स इट। रिलेटिवली क्या, इन इलास्टिक डिमांड सॉर्टेड है क्या सर, चेंज इन प्राइस ब्रिंग लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं समझा, एग्जांपल समझो कि अगर 50% प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे कम डिमांड रिस्पॉन्स करेगा। मतलब सर कि 50% फॉल इन प्राइस रेट्स टू ओनली 25%, क्या डिमांड बढ़ा, लीड्स टू व्हाट, 25% आपका डिमांड बढ़ा। सर ग्राफ से बता सकते हो, हाँ सर। ये देखो वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड। यहां तक समझा, हाँ मालिक ध्यान दो। प्राइस 50% गिर गया नॉर्मल से, लेकिन डिमांड कितना बढ़ा, सिर्फ 25%। तो यहीं पे आपको समझना चाहिए, और फॉर्मूला में भी आप डालो तो 25 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर लेस देन 1 ही आएगा, जिसका ईडी भी क्या होता है, लेस देन 1। लेकिन इसका स्लोप जब आप निकालते हो तो कौन सा स्लोप आता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में, रिलेटिवली इनइलास्टिक में स्टीपर स्लोप आता है। कौन सा, स्टीपर स्लोप, और ईडी क्या है, लेस देन 1 है। ईडी क्या है, लेस देन 1 है करके मालिक समझा क्या, एवरीबॉडी। यस सर। तो सर 5 टाइप खत्म कर दिए, फटाफट आगे हमको लेक्चर लेके जाना है, कम से कम टाइम में रिवीजन करा के आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यही इस पर्पज है इस लेक्चर का। 5 टाइप्स ऑफ, चलो बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिपीट करो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, परफेक्टली इलास्टिक ईडी क्या है, इन्फिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक ईडी क्या है, 0, यूनिटरी ईडी क्या है, 1, ओके, रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक लेस देन 1। ओके मालिक, चलो नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक मुद्दा है जहां पे बच्चे ना हथियार डाल देते हैं, लेकिन सिंपल है, ज्यादा टेंशन लो मत। एक है रेशियो प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है पॉइंट मेथड। चलो कितने मेथड है, 3, रेशियो परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट मेथड। ये 3 मेथड आपको है। रेशियो परसेंटेज में क्या है सर, समझते हैं। Elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price। मतलब जो आपने अब तक फॉर्मूला देखा ना, proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price, ये क्या था आपका, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड था। दूसरा उसको, और रेशियो परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड, अंडरलाइन कर दो, ये अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आया तो ये काम में आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ये आपके सामने है, दैट्स इट। इतना याद रखना है, ये 3 बातें लिखी तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओगे, बराबर। क्या सर, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये जो मेथड है उसको रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं, उसका और एक नाम अरिथमेटिकल मीन भी है, दैट्स इट सर, समझा। ओके, दूसरा मेथड जो आपको कंफ्यूजन दिलाता है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इस पे शॉर्ट नोट्स भी आती है। सर ये देखो, यहां पे मैंने ना, ये भी आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे अगर आ जाओगे तो आपको समझेगा। थोड़ा शांति से मैं यहां पे स्पीड कम कर देता हूं मेरा, सुनो ध्यान से सुनना। हाँ, प्राइस जब 10 था, ओके एवरीवन पे अटेंशन, आपको यहीं पे सारी चीज समझ जाएगी। प्राइस जब 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 6। प्राइस बढ़ा, प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, हाँ सर 5 हो गया। लेकिन इसमें ना फॉर्मूला है एक, कैसे फॉर्मूला है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझा भी देता हूं ध्यान से। व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पे अटेंशन। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स रेफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या, प्रोडक्ट का कितना आपका प्राइस है और आपका क्वांटिटी डिमांड क्यों है। ऐसे क्यों सर, क्योंकि अच्छा उसको और एक नाम भी क्या है, टोटल आउटले मेथड। क्या नाम है, टोटल आउटले मेथड। बोलो मेरे साथ, क्या रेफर करता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस एंड उसका क्वांटिटी डिमांड। और दूसरी बात, उसका और एक नाम क्या है, आउटले मेथड। उसका फॉर्मूला ये है, प्राइस
इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। ओके सर, फॉर्मूला मिलने के बाद मैं आता हूं अपने टेबल पे, पेज नंबर 31 पे। प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी डिमांड कितना था 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाता 60, 20 इंटू 5 कितना हो जाता 100। तो प्राइस बढ़ने के बाद आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि कम हुआ है? 60 से 100 तो बढ़ा है ना, तो यहां पे ईडी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। यही मैं आपको यहां पे समझाता हूं चार्ट पे। टोटल आउटले इंक्रीज हुआ था ना 60 से 100। देखो ये चार्ट भी सीधा मत पढ़ना, मतलब कुछ बच्चे सिर्फ चार्ट पढ़ेंगे लेकिन भाई लिखते नहीं आता ना, तो समझो कि सर टोटल आउटले जब इंक्रीज होगा 60 से 100 हुआ तो ईडी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। समझा क्या इस टेबल से? ओके, बी वाला एग्जांपल देखो, प्राइस 30 था तो डिमांड 4 था, प्राइस 40 हुआ, क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, बट ऑब्वियस ना, तो यहां पे डिमांड क्या हो गया? 3। तो रिलेशनशिप तो बराबर है, प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड कम हो रहा। लेकिन मालिक टोटल आउटले देखो, 30 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 3 120। टोटल आउटले बदला है क्या? नहीं। टोटल खर्चा बदला है क्या? भले डिमांड कितना भी कम ज्यादा होने दो। टोटल आउटले मेथड का पर्पस ये कि आप सिर्फ वो कॉलम देखते हो, तो मालिक जहां पे आपका कांस्टेंट रहता है, टोटल आउटले मतलब खर्चा जो कांस्टेंट रहता है, वहां पे ईडी क्या हो जाता है? इज इक्वल टू 1। समझा क्या? एंड लास्ट पॉइंट देखो, सी वाला केस, प्राइस 50 था, डिमांड 2 तो 100 हो गया, प्राइस 60 हुआ, डिमांड 1 हो गई तो 60, तो टोटल आउटले क्या हुआ है? कम हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? कम, तो इट इज व्हाट? लेस देन 1। खत्म मालिक। टेबल अगर ड्रॉ कर सकते हो तो टेबल ड्रॉ कर दो। टेबल कैसे ड्रॉ करना है? 10 20 30 40 50 60। पहले एबीसी लिखो, और ए में 2 प्राइस आएगा, बी में 2 आएगा, सी में 2 आएगा। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या? 10 20 30 40 50 60, 6 5 4 3 2 1, ये कॉलम ऐसे ड्रॉ कर देना, क्वांटिटी डिमांडेड। और मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, कर दो और वहां पे लिख दो। अगर एक्सपेंडिचर 2 कॉलम और ये कॉलम ड्रॉ करना हर 2 के बाद, आ जाएगा 10 20 30 40 50 60, 6 6 5 4 3 2 1, क्योंकि बट ऑब्वियस डिमांड कम होगा। और मल्टीप्लिकेशन कर देना आपको 60 100, देन 120 120 100 60 है तो आ ही जाएगा। और बाद में अगर आउटले बढ़ा है तो ग्रेटर देन 1, कांस्टेंट है तो 100, अगर कम हुआ तो लेस देन 1। ये टेबल भी आपका ड्रॉ हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या रेशो परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया क्या मालिक? मजाक मजाक में। देखो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, रेगुलर लेक्चर होता तो बात ही अलग थी, लेकिन अब आपके पास भी समय कम है, 2 के एग्जाम बढ़ गया है, बट एक टाइम आएगा जब टाइम वापस आपके पास बहुत लिमिटेड रहेगा, उसमें बहुत सारी चीजें करनी रहती है, तो रिवीजन लेक्चर आपको फायदा दिलाएंगे। ओके सर, क्या दूसरा नाम है रेशो परसेंटेज मेथड का? अरिथमेटिकल मेथड। क्या दूसरा नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का? टोटल आउटले मेथड। एंड तीसरा पॉइंट मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। या सर, उसको और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? जियोमेट्रिक मेथड। और सर यहां पे पढ़ लेते हैं उसका मीनिंग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बाय द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। बहुत सारी जनता छोड़ देती है मालिक इस क्वेश्चन को, बोले सर ये वास्तुनिक इच्छा उतनी, पॉइंट मेथड क्या पॉइंट मेथड करके? सर सिंपल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग अपर सेगमेंट, क्योंकि इसको लोअर सेगमेंट को डिवाइड करता है मालिक, दैट्स इट। और यहां पे उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। फॉर्मूला देख लो, लोअर सेगमेंट ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड किया जाता है। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ क्या डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। ठीक है सर, क्या है ये चीज? अगर कंफ्यूजन है तो यहां पे देखो, इसका आपको ना आपके ट्रू और फॉल्स दिया हुआ आपके किसमें एक्सरसाइज में, मैंने एक लॉजिक वहां पे दिया है, तो प्लीज वो वाला लेक्चर एक बार रेफर कीजिए। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है। सी, मैंने कहा था इस लाइन को एक नंबर दे दो, डिवाइड करो बीच में से, बराबर। तो अपर सेगमेंट भी इक्वल है, लोअर सेगमेंट भी इक्वल है। अगर मैं सी में से लाइन को तोड़ू तो आधा आधा पार्ट, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, जो भी मेरा फॉर्मूला है, क्या आएगा आंसर? 1। वैसे डी पॉइंट, अब देखो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कम हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? कम। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ज्यादा। सी से लेके ए तक ये वाला पोर्शन ज्यादा है और डी से लेके ही पोर्शन छोटा है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, छोटे अमाउंट डिवाइडेड बाय बड़े अमाउंट, आंसर इज लेस देन 1। तो यहां पे क्या रहेगा? ईडी इज लेस देन 1। और इस पॉइंट पे तो मैंने कहा था कि भाई रिलेट परफेक्टली इनइलास्टिक का देखना, यहां पे टच है तो 0। ए पे क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, याद करो, ए को टच है तो सीधा लाइन निकलता था इंफिनिटी। और बी है तो वापस लोअर सेगमेंट क्या हो जाता? बड़ा अमाउंट, और ए टू भी छोटा अमाउंट, तो बी टू ई बड़ा अमाउंट डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट, आपका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, लेकिन एक बार आप यहां पे ऑब्जर्व करना कि बी पे ग्रेटर देन 1 रहेगा। सी मिड पॉइंट में तो 1, अगर सी से नीचे अगर आपको पॉइंट पूछा है तो लेस देन 1। डी पे क्या रहेगा? 0, मतलब लास्ट पॉइंट। ई अगर टच है तो, वाई को टच है तो इंफिनिटी, एक्स को टच है तो 0। ये 2 पॉइंट हो गए। मिडल में है तो 1,
तो लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो गया, सब भूल जाओ। अगर आपको ये वाला कर्व आता है जो आपके प्रैक्टिकल कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन में है, 3 पॉइंटों में आपको बता देता हूं। वाई एक्सिस को टच है तो इंफिनिटी, एक्स एक्सिस को टच है तो 0, मिडल में है तो 1, खत्म ना। मिडल के ऊपर है तो ग्रेटर देन 1, नीचे है तो लेस देन 1, आंसर खत्म। आपका पॉइंट हो जाना चाहिए मासिक, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ओके अब ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फटाफट मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंस क्या है। तो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में फायदा होता है, फैक्टर प्राइसिंग के इसमें इसका रोल है, फॉरेन ट्रेड में इसका यूटिलिटी है, इसका यूजफुलनेस है, पब्लिक यूटिलिटी है, प्रोपोर्शन एक्सपेंडिचर एंड प्रोड्यूसर, इन सब लोगों को इस चीजों में फायदा होता है। सर एक बार बताओगे? अब क्योंकि सेकंड लेक्चर भी मुझे रिकॉर्ड करना है, अब एक काम करते हैं, इजी एक चीज, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आप लोगों को पेज नंबर आना है, क्या आपको बता दूं, पेज नंबर आपका 34 पे आ जाओ और आप लोगों को ये चीजें दिखेगी। मैं एक चीज बता देता हूं कि कितना सिंपल है। जैसे इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट कैसे पढ़ना है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस कमोडिटीज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक विल बी टैक्सेबल मोर बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड मच एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है कि जहां पे ज्यादा कमोडिटी क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली क्या है, इनइलास्टिक है, उनको ज्यादा टैक्स लगाएंगे बिकॉज उनकी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट नहीं करेगी ज्यादा करके। रेगुलर में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, पब्लिक यूटिलिटी के केस में था, बहुत सारी बातें वन टाइम रीड करना है मालिक, लेकिन 95% तो खत्म कर दिया। इसके हेडर भी आप गवर्नमेंट फैक्टर्स, प्राइसिंग, प्रोड्यूसर, पब्लिक यूटिलिटी, इतने मेन हेडिंग लिखे, एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया, खत्म हो जाएगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। लेकिन आपका यहां तक मैंने सब कुछ अच्छे से करा दिया है, अब टेंशन नहीं है। टेक्स्ट बुक उठाओ, फटाफट रिवाइज करो, आपको जो क्वेश्चन बैंक के आंसर है वो रिवाइज कर लो। ये जो 3B के आए हुए 12 मार्क आपके डन हो गए सर, ठीक है। तो दोस्तों मुझसे जितना हुआ मैंने आपको ये चैप्टर करा के दिया, अब कोई भी टेंशन इस चैप्टर में नहीं रखना है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।